गाइज माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम कंटिंजेंसी प्लान के डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पढ़ा था और कंटिंजेंसी प्लान डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने ये जाना था कि प्लान जो है कई कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, और कॉमन कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, या कंपोनेंट्स को हम मिलाएं तो एक प्लान में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ डीआरपी प्लान के बारे में पढ़ा था। उसके बाद इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि प्लान में क्या क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या क्या होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान किस तरीके से चलता है। एक हल्का सा आइडिया, एक उसका फ्लो पढ़ेंगे, और उसके बाद टेस्टिंग और वैलिडेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इवेंट होता है, डिज़ास्टर हो गया जैसे। डिज़ास्टर होने के बाद क्या है, नोटिफिकेशन प्रोसीजर्स चालू होते हैं। हमने नोटिफिकेशन प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा। हमने ये लाइन ऑफ सक्सेशन के बारे में पढ़ा। हमने कहा लाइन ऑफ सक्सेशन इसलिए ज़रूरत है कि नोटिफिकेशन प्रोसीजर को एक्टिवेट करने वाला कोई बंदा होना चाहिए। तो इवेंट हुआ, उसके बाद नोटिफिकेशन प्रोसीजर्स चालू हुए। अथॉरिटी ने कहा भाई ये इवेंट, ये डिज़ास्टरस इवेंट है, और उसने नोटिफाई कर दिया ये डिज़ास्टरस इवेंट है। चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो जाएगी, इमरजेंसी रिस्पांस टीम स्टार्ट हो जाएगी, काम करना स्टार्ट हो जाएगी। यानी मैनेजमेंट के जो बंदा है, रेलेवेंट बंदा है, जिसने एक बार बोल दिया, नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन प्रोसीजर्स हैं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, वो अवेलेबल नहीं है, या अगर मान लिया सपोज कोई अर्थक्वेक आया या कोई हुआ, वो डेथ हो गई, या बीमार है, या नॉन अवेलेबल है, या पार्टली रिज़ाइन कर गया है, तो उसका बैकअप बंदा होगा, वो नोटिफिकेशन प्रोसीजर्स इनिशिएट कर देगा। इनिशिएट होते ही इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हाथ में चीज़ें चालू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका छोटा सा एग्जांपल लें, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसके पास एक फ़ुटबॉल होती है, जैसे एक बैग होता है, उसे फ़ुटबॉल कहते हैं। काले से चश्मा सीक्रेट सर्विस वाला एक गोली कहते हैं, वो उसे एक फ़ुटबॉल लेकर चलता है। वो एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर कोड्स होते हैं, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च करने के कोड्स होते हैं। इसी तरह अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के पास एक कोड्स सीक्वेंस होती है, और उसके पास कोड्स होते हैं। जैसे ही दोनों अपने कोड्स, अगर मान लिया अमेरिका पर कोई हमला हुआ और न्यूक्लियर वॉरहेड उन्हें लॉन्च करना है, तो कोई और लॉन्च नहीं कर सकता। अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने कोड पंच करेगा, डिफेंस मिनिस्टर पंच करेगा। जैसे ही दोनों पंच करेंगे, सारी चीज़ पेंटागन के हाथ में आ जाएगी, वहाँ पर जो न्यूक्लियर टीम होगी उसके हाथ में आ जाएगी, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगी कहाँ पर क्या करना है, किस तरह से करना है। वो प्रेसिडेंट से कोऑर्डिनेट करेगी, नो डाउट, उससे पूछेगी कहाँ पर हम चीज़ें लॉन्च करनी है, क्या करनी है। लेकिन वो नोटिफिकेशन प्रोसीजर हो गया है, यानी कि उसका जो ब्रीफ केस है वो ओपन हुआ, उसमें कोड्स होते हैं, और वो कोड्स हर रोज़ बदलते हैं। एक लिफाफा होता है कोड्स, और हर रोज़ वो कोड्स बदलते हैं, हर रोज़ के कोड्स अलग होते हैं। और वो उसने अपने कोड्स पंच किए, डिफेंस मिनिस्टर ने कोड पंच किया, और अब जो है पावर उनके हाथ से निकल गई। उनको नोटिफाई कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई चालू करो न्यूक्लियर वॉरहेड्स, अब हम चलाना चालू करें। अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स चलेंगे। अब कहाँ से चलेंगे, ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्चिंग टीम डिसाइड करेगी। क्या पैसिफिक ओशन के नीचे एक सबमरीन होगी, वो मिसाइल लॉन्च करेगी, या ग्राउंड बेस्ड ICBM लॉन्च होंगे, या जो आपके फाइटर जेट्स F-16 या स्टेल्थ बॉम्बर्स जो हैं, उन पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो उड़ रहे हैं आकाश में, वहाँ से लॉन्च होगी। तो कौन लॉन्च होगी, किधर से लॉन्च होगी, किस तरीके से लॉन्च होगी, ये सारी चीज़ें टीम डिसाइड करती है, प्रोफेशनल्स की टीम डिसाइड करती है। तो यानी मैनेजमेंट यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। इवेंट हो गया, डिज़ास्टर हो गया, डिज़ास्टर होते ही नोटिफिकेशन प्रोसीजर चालू हुआ। सब चीज़ असल में वॉर से आती है। सबसे पहले क्या होता है कि वॉर एक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन वॉर जो है वो ह्यूमन प्रोग्रेस में उसका बहुत बड़ा हाथ है। बड़ी अजीब चीज़ है, आयरॉनिक चीज़ है। जब वॉर होती है तो आदमी जो है वो, उसकी एनर्जी एक तरफ आ जाती है, और आर्मी हाईली प्रोडक्टिव हो जाता है। तो जहाँ सिनेरियोज़ हैं वो वॉर सिनेरियोज़ पहले किए जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन होती है, जो वॉर सिचुएशन होती है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, और वहाँ पर जो टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनते हैं या मेथड्स बनते हैं वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, कॉर्पोरेट में होकर आते हैं। और अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है, और वहाँ पर डार्पा है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, जो जहाँ पर टेक्नोलॉजी सबसे पहले अगर पृथ्वी में कहीं उतरती है तो
वो वन ऑफ द प्लेसेस है जहाँ पर पहले उतरती है। कोई प्लान्स बनते हैं, कोई एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स बनती है तो पेंटागन है जो जहाँ पर मिलती है। तो कोई इवेंट हुआ, कोई डिज़ास्टर हुआ, नोटिफिकेशन दे दिया मैनेजमेंट ने। अब मैनेजमेंट ने नोटिफिकेशन दिया तो अपने उसके जो कमांडर्स हैं यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो तैयार हो गई, उसके पास चला गया, उसके पास गोहट चला गया। उसने कहा कि भाई साहब डिज़ास्टर रिकवरी प्लान इनिशिएट करो, डिज़ास्टर हो गया, या बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान इनिशिएट करो क्योंकि कंटिन्यूटी खतरे में है बिज़नेस की। जो अमेरिका है न्यूक्लियर वॉरहेड तब डालेगा जब अमेरिका की कंटिन्यूटी खतरे में रहेगी, यानी यूएसए की कंटिन्यूटी, यूएसए नाम के एक यूएसए इनकॉर्पोरेटेड कह सकते हैं, यूएसए लिमिटेड की लिमिटेड जो है खतरे में आ जाएगा। तो आप उस टाइम पर आप नोटिफिकेशन प्रोसीजर्स चालू कर सकते हैं उनके, और इमरजेंसी रिस्पांस टीम ले लेगी। इमरजेंसी रिस्पांस टीम इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम को एक्टिवेट करेगी कि भाई ये इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम ये देखेगी कि इनिशियल डैमेज का असेसमेंट देखेगी। वो कहेगी मॉडरेट ऐसे डैमेज हुई है कि सीवियर डैमेज हुई है। मॉडरेट डैमेज हुई है तो वो कहेगी, वो बोलेगी कि रिपेयर्स वगैरह करो और जल्दी इसको नॉर्मल सर्विस लेवल्स में लेकर आओ। अगर मॉडरेट डैमेज हुई है, कम डैमेज हुई है, मॉडरेट डैमेज हुई है तो ठीक है, नॉर्मल रिपेयर्स वगैरह होगी, फटाफट होगी, काम खत्म। अगर सीवियर डैमेज होगी इमरजेंसी रिस्पांस टीम डिज़ास्टर डिक्लेयर कर देगी। डिज़ास्टर डिक्लेयर करते ही डिज़ास्टर नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और प्लान का इन्वोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि नॉर्मली तो क्या होता है, मैनेजमेंट जो है आपका सीनियर मैनेजमेंट है उसने जैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो सीवियर डिज़ास्टर मान लिया जाता है। पर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उससे कहीं मिस्टेक्स हो सकती हैं। वो एक आदमी या दो आदमी है सीनियर मैनेजमेंट, वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो कभी पैरानॉइड हो सकता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन गलत पहुंच सकती है। तो उसके पास इन्फॉर्मेशन होते ही उसने नोटिफाई कर दिया, नोटिफाई करते ही इमरजेंसी रिस्पांस टीम के पास आया। इमरजेंसी रिस्पांस टीम के जाने के बाद एक और टीम आई, एक्स्ट्रा टीम आई जो असेसमेंट करेगी, डैमेज असेसमेंट करेगी। रियल डैमेज क्या हुई, क्या रियल डैमेज हुई, क्या डैमेज नहीं हुई। अगर वो डैमेज नहीं हुई तो वो मॉडरेट रिपेयर्स करेगी और सर्विस नॉर्मल सर्विस लेवल्स में चीज़ें आ जाएंगी। अगर डिज़ास्टर डिक्लेयर कर दिया उस टीम ने तो इसका मतलब डिज़ास्टर हो गया है। वो टीम को सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, नोटिफिकेशन हो गया, सारी चीज़ें चालू हो गई, तो वो उसको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ है और वो डिज़ास्टर डिक्लेयर कर देगी। अगर डिज़ास्टर उसने डिक्लेयर किया तो डिज़ास्टर नोटिफिकेशन देगी वो, उसके बाद प्लान स्टार्ट हो जाएगा, रिकवरी टीम्स को नोटिफिकेशन चले जाएगा। अब रिकवरी टीम को नोटिफिकेशन किया तो रिकवरी टीम क्या करेगी, डैमेज असेसमेंट करेगी और सैल्वेज टीम्स के पास ये सारी चीज़ें चली जाएंगी और सैल्वेज होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये सिचुएशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। सिचुएशन रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सी रिपोर्ट लंबी चौड़ी तैयार कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में स्टार्ट हो जाएंगी, तो सिचुएशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। इधर क्या है, जो रिकवरी टीम जिसको नोटिफिकेशन मिला है और जिसने डैमेज असेसमेंट को एक्टिवेट कर दिया है, सैल्वेज टीम को काम करने के लिए बात कर ली है, वो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सेटअप कर देगी। उसके बाद क्या है, इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम रिकवरी टास्क इनिशिएट कर देगी और फिर आपका सारा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि भाई ऐसा है, क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ गई, ये चीज़ें हो गई, यहाँ डिज़ास्टर हो गया है। तो एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि कौन से ऑपरेशनल एरिया इफेक्ट आ गया है। तो ऑपरेशनल एरिया में इफेक्ट आ गया तो वहाँ पर यूज़र में इफेक्ट आ सकता है, नेटवर्क में इफेक्ट आ सकता है और सिस्टम में इफेक्ट आ सकता है। सिस्टम है आईटी सिस्टम या बाकी सिस्टम से, आईटी नॉन आईटी सिस्टम, जो नेटवर्क्स हैं उसमें इफेक्ट आ सकता है और यूज़र में इफेक्ट आ सकता है। तो यूज़र में अगर इफेक्ट आएगा तो क्या होगा, एंड यूज़र रिकवरी प्लान स्टार्ट कर देंगे आप। नेटवर्क्स में इफेक्ट आएगा तो नेटवर्क रिकवरी प्लान स्टार्ट कर देंगे। अगर सिस्टम में इफेक्ट आएगा तो सिस्टम रिकवरी प्लान स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्लान्स हैं, ये स्टार्ट हो जाएंगे, इनके आगे प्रोसीजर्स हैं। तो बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारी स्टडी में दिया हुआ है और एक स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी दी हुई है। और ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, या बहुत ये जो दिया हुआ है ये उस टाइम पर होता है, उस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं।
जहाँ पर आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत स्केल में ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बहुत बड़ी आर्मी है, जैसे बहुत बड़ा स्टेक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वॉर बहुत बड़ा स्टेक है। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल आपका रशिया है, वहाँ पर वो उनके पास भी इसी तरीके के सिस्टम्स हैं। तो जहाँ स्टेक्स हायर होते हैं वहाँ पर आप एक कमांड स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो उस कमांड स्ट्रक्चर के बारे में हमने अभी जाना है, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कमांड स्ट्रक्चर, इतना एलोबरेट कमांड स्ट्रक्चर, ये हमने जान तो लिया है, लेकिन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में हम इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, पार्ट्स ऑफ इट इम्प्लीमेंट करते हैं। छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें बहुत ही इनफॉर्मल अरेंजमेंट होगा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन इस लेवल पर हों ये ज़रूरी नहीं है। फॉर्च्यून 100 कंपनीज़ होगी तो शायद उसमें ये कुछ कंपनीज़ में इस तरीके की अरेंजमेंट्स होंगे, मतलब फॉर्च्यून 100 कंपनीज़ में तो ये अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन अगर नीचे की कंपनीज़ देखेंगे तो उसमें अरेंजमेंट ये डाइल्यूट होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि ये अरेंजमेंट कॉस्टली भी होता है। जो फॉर्च्यून 100 कंपनी है, टॉप की 100 कंपनी है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं, वो स्पेशलिस्ट को हायर कर सकते हैं। उनका डिज़ास्टर होगा तो वहाँ पर मैसिव कॉस्ट हो जाएगी, वो मैसिव इंश्योरेंस लेते हैं। जो हमने इंश्योरेंस की बात की, वो शायद वो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस उनके वहाँ होते हैं, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस वो ले लेते हैं। लेकिन अगर छोटी कंपनी होगी तो वो इतने सारे इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। तो ये था बिजनेस कंटिन्यूटी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का खाका। इस खाके में क्या हुआ, इवेंट अकर हुआ तो नोटिफिकेशन प्रोसीजर चालू हो गया, मैनेजमेंट ने बोल दिया या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने बोल दिया कि इवेंट अकर हो गया, नोटिफिकेशन दे दिया, आपने कोड्स डाल दिए, डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के कोड्स डाल दिए, तो मामला इमरजेंसी रिस्पांस टीम को चला गया। इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कहा, इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम को भेजा। इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम ने फटाफट असेसमेंट किया डैमेज का, कहाँ मिसाइल गिरी है, क्या कहते हैं आपकी मिसाइल लॉन्च हो रही है, आसमान में है, कहाँ है, किधर है, क्या चीज़ है, क्या सिचुएशन है। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो देखती कहाँ पर है, अफ्रीका में मालूम पड़ा, तंजानिया में रिबल्स ने कुछ दंगा हो गया है, वहाँ पर स्ट्राइक कर दिया है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो वो देख लेते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं, वहाँ पर पता कर लेते हैं, लोकल पुलिस से पता करते हैं कि क्या हुआ। और जब वो लोकल पुलिस से पता करते हैं क्या हुआ, और उसके बाद क्या है, उन्हें पता चलता है कि दंगा जो है उतना सीवियर नहीं था, लोग आए, कुछ तोड़ा ताड़ी की और उसके बाद चले गए, तो कहते हैं नॉर्मल रिपेयर्स करो। और अगर मालूम पड़ा पूरा अफ्रीका की लाइन्स अगर वहाँ पर है, अफ्रीका का सर्वर वहाँ पर है, सपोज़ फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्री को वो सर्वर केटर कर रहा है, जैसे गूगल का सर्वर है, सपोज़ वो अफ्रीकन कंट्री को अफ्रीका में एक पर्टिकुलर कंट्री में रखा गया, 2-3 कंट्रीज़ में रखा गया है, एक साउथ अफ्रीका में है, सपोज़ एक इजिप्ट में है, एक बीच में अंगोला तंजानिया कहीं पर है, तो वहाँ पर रखा गया। और तंजानिया में मालूम पड़ा बंदूकधारी आए और उन्होंने वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब इससे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्होंने डिज़ास्टर डिक्लेयर कर दिया। डिज़ास्टर डिक्लेयर करते ही डिज़ास्टर नोटिफिकेशन हो गया, इन्वोकेशन ऑफ प्लान हो गया, अब काम स्टार्ट हो जाएगा। अब मिसाइल हिट कर चुकी है अमेरिका में, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है रशिया की या चाइना की वहाँ पर गिर चुकी है, उनका एक शहर खाक हो गया है। तो अब वहाँ पर डिज़ास्टर नोटिफिकेशन और इन्वोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, रिकवरी टीम स्टार्ट हो जाएंगी, डैमेज असेसमेंट और सैल्वेज टीम स्टार्ट हो जाएंगी, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स क्रिएट हो जाएंगे, सिचुएशन रिपोर्ट्स दे दी जाएगी। पर्टिकुलरली आप कोई अच्छी हॉलीवुड मूवी देखिए तो उसमें जब आप देखते हो कि अमेरिका में हमला हो गया या कुछ हो गया, तो वहाँ पर सिचुएशन रिपोर्ट्स आने लग जाती हैं कि सिचुएशन रिपोर्ट क्या है, हर जगह की सिचुएशन क्या है, सिचुएशन रिपोर्ट्स आने लगती है। और इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम रिकवरी के टास्क को टेक ओवर कर लेती है। और कंपनी है, अमेरिका तो पूरा इंश्योरेंस नहीं ले सकता, लेकिन कंपनी इंश्योरेंस लेती है, तो इंश्योरेंस को नोटिफाई किया जाता है और उसके बाद क्या है, ऑपरेशनल एरिया फाइंड आउट किए जाते हैं और उनके रेस्पेक्टिव प्लान एग्जीक्यूट कर लिए जाते हैं। रेस्पेक्टिव प्लान यूज़र्स का है, यूज़र एंड रिकवरी प्लान, नेटवर्क रिकवरी प्लान, नेटवर्क के केस में सिस्टम के केस में सिस्टम रिकवरी प्लान को इन्वोक कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये खाका था जो होता है, समझने के लिए खाका था। और ये जानना है कि
एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि वहाँ पर एडमिन होगा, आईटी होगा, आईटी की अपनी सेटिंग होगी, बाहर वो कह रहा होगा कि एक डिज़ास्टर हो ही जाए तो मैं क्या कहते हैं बाहर से आईटी के इक्विपमेंट खरीद लूँगा, घर में कुछ कमीशन आ जाएगा। एडमिन वाला कह रहा होगा अगर डिज़ास्टर हो जाएगा, एक आध दो चीज़ें टूट जाएं तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो हर फाइनेंस वाला कहेगा कि कुछ कंसल्टेंट्स लगा लूँगा, कुछ फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ से पैसे निकाल लूँगा। तो छोटी कंपनीज़ में इस तरीके की चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो वो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान उनका जो होता है वो नाम का होता है, पेपर में होता है, पेपर से कभी आगे नहीं आ पाता है, और उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, हाईली पेड ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ लोग के लिए क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी ही उनको पैसा देगी। तो वहाँ पर पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ पर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, और पर्टिकुलरली आर्मी या ये जहाँ कमांड सेंटर्स होते हैं जो डिफेंस के प्रीमियर डिफेंस, सीक्रेटिव क्लासिफाइड डिफेंस होते हैं, वहाँ पर इनका बड़ा यूज़ होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्टिंग और वैलिडेशन के बारे में। टेस्टिंग, किसी प्लान की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, और टेस्टिंग में दो तरह की टेस्टिंग होती है। एक तो होती है पेपर में टेस्टिंग, ये ऑफिस में बैठे कॉफ़ी काफ़ी पी रहे हैं और टेस्टिंग हो रही है, और एक होता है रियल सिमुलेशन। रियल सिमुलेशन ज़्यादा छोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाता, उनके पास कॉस्ट ही नहीं होती है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिमुलेशंस हो सकते हैं, और सिमुलेशंस रियल सिचुएशंस आपको दिखा सकते हैं कि क्या चीज़ गलत जा सकती है। और पर्टिकुलरली आर्मी में सिमुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आर्मी में क्या होता है कि कमांडो ट्रेनिंग होती है, उसमें रियल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रशियन आर्मी के कमांडो हैं, स्पेत्ज़नाज़ कहा जाता है उन्हें। तो जिस समय यूएसएसआर था तो उस समय क्या होता था कि उनकी ट्रेनिंग होती थी। अब वो अपने बैरक में बैठे थे, रात के अचानक 4 बजे उनको कॉल आ जाता था, वो उठते थे, अचानक हेलीकॉप्टर आता था, वो जाते थे, वो एक बिल्डिंग में जाते थे। बिल्डिंग में उनको ये लगता था कि हम रियल सिचुएशन में जा रहे हैं। वहाँ पर उनके लिए टारगेट्स होते थे, उन टारगेट्स को वो करते थे, बिल्डिंग के अंदर घुसते थे, मालूम पड़ा किसी चीज़ से टकरा जाते थे, गिरते थे। बड़ी अगर उसको आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो बड़ा टफ ट्रेनिंग थी। लेकिन इस टाइप के सिमुलेशंस रियल चीज़ बताते हैं, और ये बताते हैं कि रियलिटी में क्या चीज़ गलत होगा, रियलिटी में कहाँ प्रॉब्लम होगी। रियलिटी में मालूम पड़ा डिज़ास्टर नोटिफिकेशन हो गया तो मालूम पड़ा नीचे जितने भी लोग हैं वो अपना काम करना स्टार्ट नहीं किया। तो जब डिज़ास्टर होगा तो सारे के सारे लोग जो हैं अपनी जगह पर आ जाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर लें। उसके लिए आपको सिमुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि हाँ रियल सिमुलेशंस रियल सिचुएशन को इनैक्ट करता हुए सिमुलेशंस करने पड़ेंगे। तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारी स्टडी टेस्टिंग और वैलिडेशन के बारे में बताती है, और वो कहती है इस फेज़ में हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग करेंगे। और किसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की। दूसरा वो ये कहती है ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। टेस्टिंग और ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पर होने से क्या है, प्लान वायबल रहता है, प्लान रियलिस्टिक रहता है। उसके बाद वो ये भी कहती है, हमारी स्टडी फर्दर ये कहती है कि ऑडिटर को ये इंश्योर करना चाहिए कि टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव है और एक्चुअल डिज़ास्टर को सिमुलेट करती है, जितना एक्सटेंट पॉसिबल हो एक्चुअल डिज़ास्टर को सिमुलेट करें। उसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है आईटी जो इन्वायरमेंट है वो उसको तो कवर करे ही करे, नॉन आईटी इन्वायरमेंट को भी कवर करे, यानी मैनुअल इन्वायरमेंट और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट दोनों को कवर करे टेस्टिंग और वैलिडेशन। तो जो प्लान है बेसिकली, जो आपका DRP या आपका BCP प्लान है, तो वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, वो डायनेमिक डॉक्यूमेंट हो सकता है। पर्टिकुलरली क्योंकि कंप्यूटर 4 या 5 साल में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, 10 साल में तो 4 या 5 साल में तो नई जनरेशन आ जाती है।
तो वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। स्टैटिक डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि स्टैटिक है, उसमें चेंज करने की बहुत कम ज़रूरत होती है। बंदे आ रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, अपने सीट में जा रहे हैं, अटेंडेंस के सिस्टम कैसा होगा, वो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा जनरली स्टैटिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन जहाँ आईटी आ जाती है वहाँ डॉक्यूमेंटेशन डायनेमिक हो जाता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में आजकल आईटी होती है, और वो लाइफ ब्लड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और उसकी वजह से प्रोसीजर्स वगैरह सब चेंज होते जाते हैं। तो जो प्लान है उसको डायनेमिक डॉक्यूमेंटेशन जो है, आपका डायनेमिक डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके रूप में आपको लेना पड़ेगा कि प्लान हर समय चेंज होता रहेगा। तो प्लान जो है एवर चेंजिंग होगा, और कंप्यूटिंग और नेटवर्क इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होंगे प्लान वैसे वैसे चेंज होगा। तो प्लान में क्या होगा कि मालूम पड़ा आज की डेट में कोई प्रोडक्ट एक कंपनी दे रही, ओरेकल एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे रही, कल की डेट में ये वो प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो जाता है, वो कोई सर्विस दे रही है, कंपनी नहीं रहती है। आईटी की कंपनी तो ये है, ये हालत है कि कल की डेट में आँख उठा के देखो तो ऐसा है, क्या कहते हैं, 15-16 साल का लड़का या एक जवान एक नॉर्मल यंग यूथ फुल लड़का, मार्क जुकरबर्ग, कल की डेट में एक डॉमेट्री में रहने वाला लड़का जो महीने में लाख रुपया जिसको का खर्चा महीने में लाख रुपया भी नहीं था, वो 1 लाख करोड़ रुपए का मालिक हो जाता है फेसबुक बना के। तो कई आईटी में क्या है, कंपनी आज थी वो कल नहीं होगी, ये हो जाता है। कल जो थी वो मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूरी नहीं है कि रहें। अगर आपने प्लान को डायनेमिकली अपडेट नहीं किया तो प्लान तब इफेक्टिव होगा जब वो रेगुलरली टेस्ट किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, और पीछे के लर्निंग पॉइंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिए जाएंगे, पीछे के टेस्ट, डिज़ास्टर्स, एक्टिवेशन उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिए जाएंगे। और प्लान उतना ही स्ट्रांग होगा जितना वीकेस्ट लिंक है उसका। वीकेस्ट कंपोनेंट जो होगा उसके बराबर का स्ट्रांग होगा। यानी प्लान उतना ही, आप एक पाइपलाइन बिछा रहे हो, पाइप में पानी जा रहा है, अगर एक जगह से पानी लीक कर गया तो आपका पानी का पाइप उतना ही स्ट्रांग है जितना पाइप स्ट्रांग है। अगर एक जगह से लीक कर गया तो पाइप बेकार है। उसी तरीके से प्लान जो है एक पाइप की तरह है। अगर वीकेस्ट चेन है उसकी, अगर टूट गई, अगर मान लिया सपोज कुत्ते को आपने एक चेन से बांधा, वो चेन जो चेन है उसमें से जो सबसे वीकेस्ट लिंक है, अगर वो लिंक वीकेस्ट है और कुत्ते में ज़्यादा ताकत है तो वो उसको लेकर चले जाएगा। एक लिंक वीकेस्ट होने की ज़रूरत है। तो प्लान को ये देखना बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्रहेंसिवली देखना बहुत ज़रूरी है कि प्लान कॉम्प्रहेंसिवली सही है कि नहीं सही है। तो टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्या है, रिडंडेंसी के लिए ऑप्शंस इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा आपको सारे नेटवर्क और इक्विपमेंट सप्लायर से कोऑर्डिनेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप प्लान को सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे, इफेक्टिवनेस, प्लान की इफेक्टिवनेस, तो सारी यूनिट को एक साथ आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट जो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं यूनिट्स में, तो उसको वो इमरजेंसी के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मतलब कोऑर्डिनेशन पूरा होना चाहिए। कहीं से भी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब पूरे सारी यूनिट्स एज वन टीम काम करना चाहिए। तो हमें प्लान बनाने से पहले उसको कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन को सिमुलेट करना पड़ेगा, और फिर वहाँ पर देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लान को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लान को आप जब टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। एक रॉकेट है, अगर जब तक आप उसे चलाओगे नहीं फाइनली, अगर उसका प्रोटोटाइप आप उड़ाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। जिस समय सारे सिस्टम्स एक साथ काम नहीं कर रहे हैं तो रॉकेट गिर जाएगा। तो सारे सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं, और जितने क्रिटिकल सिस्टम्स होंगे उनमें तो ये और प्रॉब्लम है, उनमें तो लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल आएगी। हो सकता है वेंडर ही अवेलेबल ना हो पर्टिकुलर आप सॉफ्टवेयर का, अगर आप या हार्डवेयर का पर्टिकुलरली, तब तक वो ऑब्सलीट हो गया वो सिस्टम, आपको मालूम पड़ा सिस्टम अप करना है लेकिन वही वो वेंडर ही अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या है कि प्लान को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है।
प्लान के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप को डिफाइन करना और फिर उसके बाद उसे टेस्ट करना, टेस्ट सिनेरियो में जाना, रिकवरी सीक्वेंस को देखना, टेस्ट शेड्यूल्स को देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लान में शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान में सबसे पहले नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफाई किया कि नहीं किया, प्रोसीजर नोटिफिकेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, नोटिफिकेशन एड्रेस सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद क्या है, चेन ऑफ कमांड है कि नहीं है सबसे पहले, उसके बाद नोटिफिकेशन है कि नहीं है, नोटिफिकेशन हुआ तो ये देखना कि प्लान सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये शेड्यूल्स मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अप टाइम शेड्यूल्स होंगे, डाउन टाइम शेड्यूल्स होंगे, उससे ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, तो वो एज़ पर रिकवरी शेड्यूल आपको रहना है। तो प्लान्स में ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद अब हमारी स्टडी बोलती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? पहला क्या हो सकता है कि टेस्टिंग रिहर्सल की तरह काम कर सकती है, दूसरी टेस्टिंग बेंचमार्क की तरह काम कर सकती है, तीसरी टेस्टिंग ऑडिट टूल की तरह काम कर सकती है। तो आपने क्या कहते हैं टेस्टिंग की तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की ऑडिटिंग के रूप में काम कर सकती है। आप कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी देख सकते हो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की। जब आप टेस्ट प्लान करते हो तो आप ये देखते हो कि एफिशिएंसी क्या है प्लान की, शॉर्टकमिंग क्या है प्लान की। तो आप ये देखते हो कि क्राइटेरिया जो हैं टेस्ट रिजल्ट्स के कैसे टेस्ट रिजल्ट को एवेल्युएट किए जाएगा, उसके क्राइटेरियाज प्रॉपरली डिफाइंड हैं कि नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिफिशिएंसी पता चल जाएगी प्लान की, तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। तो टेस्ट कर रहे हो तो एक बेसिकली उसको ऑडिट कर रहे हो, प्लान की टेस्टिंग कर रहे हो तो उसको ऑडिट कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि सही तरीके से है कि नहीं है, पूरे सारे सिस्टम्स का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक रॉकेट आप आसमान में टेस्ट कर रहा है, इंडिया अग्नि 5 का परीक्षण कर रहा है, तो पहले तो उन्होंने पेपर में सब कुछ बना दिया। पेपर में बनाने के बाद जब वो उसको उड़ाने लगे उसका प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप क्यों उड़ाते हैं? इसलिए उड़ाते हैं उसको ऑडिट करने के लिए, ठीक है कि नहीं ठीक है, सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारा प्लान वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी है कि नहीं है इस प्लान में, इस रॉकेट के सिस्टम में। तो इस बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करने की किया जा सकता है। दूसरा, टेस्टिंग जो है बेंचमार्क के रूप में काम कर सकती है। तो आपको ये आपका कंपनी की रिकवरी कैपेबिलिटी बता सकती है। ये टेस्टिंग जो है, अगर प्लान टेस्ट होगा तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है और वो आपकी रिकवरी कैपेबिलिटी आपको बता सकती है। तो सर्टेन टेस्ट जो कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हैं उनको अगर आप करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्विकली ऑप्टिमल कंडीशंस में रिकवरी रीजनेबली एक्सपेक्ट की जा सकती है जब प्लान एक्टिवेशन हो। तो ये आपकी कंपनी के बारे में कुछ कहता है। अगर मान लिया सपोज आपकी कंपनी में एक प्लान बना, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बना, और उसमें सिमुलेशन हुआ, ये टेस्ट हुआ और आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए उसमें। सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? सक्सेसफुल होने का एक सिंपल मतलब ये है कि आपकी कंपनी डिसिप्लिन्ड है। तो टेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि एक्चुअल लेवल ऑफ सर्विस में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब अल्टरनेटिव साइट्स जो हैं में क्या चल रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अल्टरनेटिव साइट्स में किस तरीके का काम चल रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि ऐसा है कि जब आप टेस्ट करोगे सपोज, तो टेस्ट करोगे तो अल्टरनेट साइट्स में रिकवरी टेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास काफ़ी डेटा आएगा, तो आपको पता चलेगा उसके सिस्टम सही है कि नहीं सही है, उनकी रिकवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो सिस्टम का स्पेसिफिकेशन क्या है। मतलब बहुत सारा डेटा आपको इन सब चीज़ों में पता चलता है। दूसरा, टेस्ट रिहर्सल की तरह काम करती है, ट्रेन करती है टीम मेंबर को, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने रोल से फेमिलियर हो जाएं। डिज़ास्टर जिस समय रिकवरी हो रही है, फिर वो एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, दूसरे टीम मेंबर से रिलेट करते हैं। टेस्ट के बाद के होता है कि इंटरव्यू होता है टेस्ट पार्टिसिपेंट्स का, और फिर वो ये बताते हैं कि भाई इनसाइट्स देते हैं कि भाई आगे के टेस्ट में क्या होना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ चीज़ें हुई। तो ये ऑब्जेक्टिव्स और टेस्टिंग है। पहला टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट टूल की तरह काम करना। तो जैसे ही टेस्ट होगा, टेस्ट का ऑडिट हो जाएगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का ऑडिट हो जाएगा। जैसे ही टेस्ट होगा, एक बेंचमार्किंग क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही टेस्ट होगा, टेस्ट रिहर्सल हो जाएगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का रिहर्सल हो जाएगा।
इसके बाद हमारी स्टडी फेजेस ऑफ टेस्टिंग कहती है, तो 3 फेजेस होते हैं तीन फेजेस होते हैं टेस्टिंग के, प्री टेस्ट, टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट टेस्ट से पहले का फेज़ होता है, ये प्रिपरेटरी फेज़ होता है, ग्राउंड वर्क किया जाता है एक्चुअल टेस्ट के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट देने की बात यह है कि जब डिज़ास्टर होगा ये फेज़ नहीं होगा, मतलब इसमें लोगों को बुलाया, मोटिवेट किया, मोरल किया, लोग हंसे, आपके कैफेटेरिया में बैठे उन्होंने टेस्ट के बारे में बात की कि टेस्ट होने वाला है, ये होने वाला है, उनके फीडबैक्स आ रहे हैं, उन्होंने कहा तेरा क्या रोल है, उसने कहा मेरा ऐसा रोल है, उन्होंने डिसाइड किया। तो प्री टेस्ट प्रिपरेटरी फेज है, यानी कि इस टेस्ट पर प्रिपरेशन होता है, ग्राउंड वर्क का प्रिपरेशन होता है, एक्चुअल टेस्ट का प्रिपरेशन होता है। दूसरा मतलब जो होने वाला टेस्ट है उसका प्रिपरेशन होता है, ग्राउंड वर्क होता है, और ये एक्चुअल डिज़ास्टर में ये होगा ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड वर्क तो नहीं करोगे एक्चुअल डिज़ास्टर में, उस समय तो सीधे काम करना चालू कर दोगे। तो काम करना आप टेस्ट फेज़ में करोगे, इस फेज़ में जहाँ एक्चुअल टेस्ट आप स्टार्ट करते हो, तो ऑपरेशनल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाती हैं, और आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लान के उसको कैरी आउट कर दिया जाता है, यानी कि आदमी मूव करना चालू कर देते हैं, इक्विपमेंट मूव करना चालू कर देता है, सप्लाईज जाना चालू कर देती है, एक सिमुलेशन कर दिया जाता है कि डिज़ास्टर हो गया, एक पर्टिकुलर लेवल डिज़ास्टर हो गया, डेजिग्नेटेड रिकवरी साइट एक्टिवेट हो जाती है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क जो डेजिग्नेट हमने कर रखे हैं वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाते हैं। मालूम पड़ा आपने कहा एक पर्टिकुलर जगह सेंट्रलाइज डेटाबेस है, वहाँ पर डिज़ास्टर हो गया, तो जो है दूसरे साइट जो बैकअप साइट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इन सब एक्शंस को मॉनिटर किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, और देखा जाता है ट्रेनिंग पूरी हुई कि नहीं हुई, स्टाफ मेंबर पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं कि नहीं है। उसके बाद आता है पोस्ट टेस्ट फेज। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज फिर वापस रख दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी कई बार टेस्ट करती है, मतलब एक कुछ समय पहले, नाम मैं भूल रहा हूँ, इंडियन और पाकिस्तान आर्मी के बॉर्डर में बड़ा ही युद्ध अभ्यास हुआ था, युद्धाभ्यास बोलते हैं उसे। तो उसमें क्या है कि कई बार जॉइंट आर्मी ऑपरेशंस बोलते हैं, तो युद्धाभ्यास होता है, तो युद्ध का अभ्यास होता है। उसमें क्या होता है कि आर्मी मोबिलाइज की जाती है, टैंक्स लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब पोस्ट टेस्ट फेज़ में क्या है कि सारे टैंक्स वापस जाते हैं, बैरक वापस जाते हैं, आदमी वापस जाते हैं, इक्विपमेंट अपने नॉर्मल कंडीशन में रिस्टोर कर दिए जाते हैं, सब चीज़ नॉर्मल लोकेशन में लाई जाती है पोस्ट टेस्ट में। दूसरा बात यह है कि पोस्ट टेस्ट में इवैल्यूएशन होता है, फिर उसके बाद सजेशंस होता है, इम्प्रूवमेंट्स इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आप कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और कैफेटेरिया में बातें कर रहे होते हैं, जैसे पहले बातें कर रहे होते हैं कि क्या होगा, बाद में बातें कर रहे होते हैं यार ये प्रॉब्लम आ गई, ऐसी प्रॉब्लम हो गई। और बेसिकली ये तो ग्रेप वाइन है। जनरली क्या होता है कि उसके बाद आपके मैनेजमेंट बैठता है बोर्ड रूम में, और वहाँ पर फिर वो उसको इवैल्यूएट करता है टेस्ट को। वहाँ पर एक टीम्स बनती है, टीम्स इवैल्यूएशन, क्वेश्चनर्स बनते हैं, बंदों को बुलाया जाता है, उनसे फीडबैक लिए जाते हैं। तो बेसिकली ये थे फेजेस ऑफ टेस्ट, मतलब प्री टेस्ट, टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेस्ट। तो बेसिकली 5 टाइप के टेस्ट हैं। पहले तो चेकलिस्ट टेस्ट है, दूसरा है स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू, तीसरा है सिमुलेशन, फिर है पैरेलल और फुल इंटरप्शन टेस्ट। तो इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक्स।